हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों यह हिंदी की क्लास है। यह हिंदी की हमारी दूसरी क्लास है। इसके पहले हमने पहली क्लास दिया था जिसमें आपको हिंदी के विकास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उसको हमने बताया था। ये हमारी दूसरी क्लास है। इसमें हम वर्णमाला के बारे में बताएंगे। ये हमारी एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम चैप्टर वाइज क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन क्वेश्चनों को लगाइए और अपने आप को जांचिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, व्यंजन है, स्वर है कि वर्ण है, क्या है? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह वर्ण होती है। क्या होती है? वह वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वह एकदम वर्ण होती है। ठीक है, वह वर्ण होती है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अगर ऑप्शन में वर्ण नहीं है, ध्वनि दिया हुआ है, तो आप ध्वनि को मारेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे वर्ण भी है और एक देखिए यहाँ पे जो बी है, यहाँ पे अगर व्यंजन की जगह यहाँ पे ध्वनि होता तो आप ध्वनि को मारते। ठीक, ध्वनि और वर्ण दो दिया हुआ है तो आप ध्वनि को मारेंगे। लेकिन अगर वर्ण नहीं दिया है, ध्वनि दिया है तो ध्वनि को मारेंगे। अगर वर्ण और ध्वनि दोनों दिया है तब भी आप ध्वनि को मारेंगे। अगर ध्वनि नहीं दिया है तब आप वर्ण को मारेंगे। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो है वर्ण या ध्वनि। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे? वर्णों के शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला कहते हैं किसको? तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो वर्णमाला को हम लिखते हैं, क के बाद ख आता है, ख के बाद ग आता है, ग के बाद घ आता है। ये नहीं क के बाद च आ जाएगा, क के बाद अंग आ जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका भी एक व्यवस्थित समूह है, क्रम है। इसलिए वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? मतलब ऐसी ध्वनियाँ जिसको हम बोलते हैं और हमारे कंठ से आवाज़ आती है। तो क, ख, य, र, च, ट, ट, ड़। तो निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? तो निम्न में से कंठ ध्वनियाँ हमारी है वो होती है क और ख। क्योंकि क, ख, ग, घ, अंग, ये जो पांच ध्वनियाँ, पांच जो वर्ण होते हैं, इसको जब हम बोलते हैं तो हमारे कंठ से आते, क, ख, ग, घ, अंग, तो हमारे कंठ से आवाज़ आती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंठ ध्वनियाँ। अगला चलते हैं। निम्न में अल प्राण वर्ण कौन सा है? अल प्राण वर्ण कौन सा है? निम्न में से हमें यह बताना है कि अल प्राण वर्ण कौन सा है। अल प्राण का मतलब होता है ऐसा वर्ण जिसको बोलने में हमारे मुंह से कम वायु निकले। अल्प का मतलब होता है कम, प्राण का मतलब हम यहाँ वायु से लेते हैं। मतलब ऐसी ध्वनि, ऐसा वर्ण जिसको बोलने में हमारे मुंह से कम वायु निकले, वो हमारे अल्पप्राण वर्ण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा जो पांचवा होता है वो हमारा अल्पप्राण होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन होगा हमारा बी। बी में क, ग और इसमें एक होगा लास्ट में अंगा। तो ये प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो होता है ये हमारा क्या होता है? यह अल्पप्राण होता है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है? वो हमारा महाप्राण होता है। क, ग और अंगा ये हमारा अल्पप्राण है। ख और घ ये हमारा महाप्राण है। इसी प्रकार च हमारा अल्पप्राण है। छ के बाद जो हमारा झ पड़ता है वो हमारा अल्पप्राण है। यह हमारा अल्पप्राण है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा हमारा अल्पप्राण होता है, दूसरा और चौथा हमारा महाप्राण होता है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला हमारा क्या दिया हुआ है? निम्न में से नासिक की व्यंजन कौन सा है? नासिक की व्यंजन मतलब ऐसे व्यंजन जिसको बोलने से नाक और मुंह दोनों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे वर्ण जिसको बोलने में नाक और मुंह दोनों का सहारा लेना पड़ता है उसको हम नासिक की व्यंजन बोलते हैं। तो नासिक की व्यंजन क्या होता है? यहाँ पे दिया ऑप्शन होगा बी। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण जो होता है वह नासिक की व्यंजन होता है। जैसे होता है आपका अंगा हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा, इया हो जाएगा, ठीक, ना हो जाएगा और म हो जाएगा। ये जो होते हैं ये सारे के सारे हमारे नासिक के व्यंजन होते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का जो हमारा पांचवा वर्ण होता है वो हमारा नासिक के व्यंजन, किसको? क्योंकि इसको बोलने में हमें नाक और मुंह दोनों का सहारा लेना पड़ता है। तो जिस वर्ण को बोलने में नाक मुंह दोनों का सहारा लेना पड़े वो हमारे नासिक के व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक की मूर्धन्य, की ओष्ठ, की कंठ तालव्य। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? चलिए बताइए, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए ऐ जो वर्ण होते हैं वो कंठ तालव्य कहलाते हैं। ए
ए को बोलने में कंठ का प्रयोग हो रहा है, ऐ को बोलने में हमारी जीभ ताल को लगभग छू रही है, तो ये हमारे कंठ तालव्य का प्रयोग हो रहा है। तो ये ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य कहलाते हैं। अगला प्रश्न चलिए, अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में जो अयोगवाह वर्ण होते हैं वो अंग और हा होते हैं। कौन से होते हैं? अंग आहा होते हैं, जिसमें अंग को अनुस्वार कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं। देखो, अंग को अनुस्वार कहते हैं, आहा को विसर्ग कहते हैं, और इसका दोनों का सम्मिलित जो रूप होता है वह अयोगवाह होता है। अयोगवाह, इसका जो सम्मिलित रूप होता है वह अयोगवाह होता है। अंग को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, और आहा को विसर्ग कहते हैं, लेकिन इन दोनों का जो सम्मिलित रूप कहलाता है वो अयोगवाह वर्ण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? निम्न में से बताइए किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है। द्वितीय का मतलब होता है कि कोई वर्ण पूरा दिया हुआ है और वही वर्ण आधा उससे लगा हुआ है, तो वो वर्ण हमारा द्वितीय व्यंजन कहलाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या? पुनः इलाहाबाद उत्साह। देखो, उत्साह है, यहाँ सा दिया है और आगे त दे दिया है, तो ऐसा नहीं है। स के बाद देखो स होता है, फिर पूरा सा होता है, तो ये हमारा द्वितीय वर्ण कहलाता है। ठीक है, द्वितीय वर्ण कहलाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे स के बाद देखिए, यहाँ स के बाद आधा ता दे दिया है, ये हमारा द्वितीय व्यंजन नहीं। देखो, यहाँ ला के बाद आप पूरा ला फिर आधा ला दिया है, मतलब ये हमारा दिल्ली जो होता है ये हमारा द्वितीय व्यंजन है। क्योंकि जहाँ पे आपको वही वर्ण पूरा दिखे और वही वर्ण आधा दिखे, वहाँ पे द्वितीय व्यंजन होता है। ठीक है, अगर अलग अलग है तो वो द्वितीय व्यंजन नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? स ख सह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। देखिए क्या कहलाते हैं? स ख सह। ठीक है, स ख सह व्यंजन कौन से कहलाते हैं? चलिए बताइए, स ख सह व्यंजन कौन से कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन। स ख सह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन। स ख सह ये हमारे कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? क और ग है, उ है, ए औ है, स है। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? तो जल्दी बताइए। यहाँ पे ख और ग है, ख और ग हमारी कौन सी है? नवीन विकसित ध्वनियाँ होती हैं। अगला प्रश्न चलिए, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? देखिए, घोषत्व के आधार पर वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। घोष एक अघोष। घोष का मतलब ऐसा वर्ण होता है जिसको बोलने हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो, और जिसको बोलने हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता, वह अघोष होते हैं। वह क्या होते हैं? अघोष। तो चलिए बताइए, क ख, इसमें से ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी हो। जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। कौन सा होगा? कौन सा होगा? कौन सा होगा? इसमें होगा आपका आंसर सी। कौन सा होगा? इसमें आंसर आपका सी होगा, क्योंकि माँ को बोलने में क्या होता है? हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा सी। अगला चलिए देखिए, कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? इसमें पहले से आंसर लगाओ, भ। ये हमारा अमानक वर्ण है। कौन सा अमानक वर्ण है? भ अमानक वर्ण है। देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन दे दिए हैं, सी और डी दोनों ही लगभग वही हैं, तो ये दोनों ही हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। क ख ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? चलिए बताइए। क ख ग ज फ ध्वनि की संस्कृत की है, अरबी फारसी की, अंग्रेजी के, दक्षिण भाषाओं की है। चलिए देखिए कौन सी ध्वनियाँ हैं? 14 में कौन सी ध्वनियाँ हैं? क ख ज फ ध्वनियाँ जो होती हैं वो अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। ये कौन सी ध्वनियाँ हैं? अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। यहाँ पे बिंदी अगर लग जाते हैं तो इसको हम नुक्ता वर्ण भी बोलते हैं। आज बिंदी नहीं लगाई हुई है, लेकिन इसी के नीचे अगर बिंदी लग जाती है तो इसको हम नुक्ता वर्ण बोलते हैं, या अरबी फारसी के वर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क ख ज फ ध्वनियाँ किसकी है? तो अरबी फारसी की ध्वनियाँ होती हैं। किसकी होती हैं? अरबी फारसी की ध्वनियाँ होती हैं। चलिए अगला देखते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में आप कितने वर्ण देखते हैं टोटल? तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या जो होती है वह होती है 52। कितनी होती है? 52 होती है। ठीक है, आप कभी काउंट करिएगा, जो कम पड़ेगा नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, तो हम बता देंगे। चलिए अगला देखते हैं। छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर के, घोष वर्ण के, संयुक्त वर्ण के, तालव्य वर्ण के। छह ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? तो छह ध्वनियाँ आती है संयुक्त वर्ण के। संयुक्त वर्ण, ठीक है, संयुक्त वर्ण होती हैं किसके हैं? तो छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती हैं? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, क्योंकि दो
वर्ण को मिलाकर के ये 6 ध्वनियाँ बनती है। क और स, क प्लस स, क के नीचे हलंत होगा, क और स को मिलाते हैं तो 6 बनता है। ठीक है, तो ये 2 वर्ण को जब मिलाते हैं तब जाके इसका निर्माण होता है। इसलिए ये कौन सी ध्वनि होती है? ये संयुक्त वर्ण होता है। ठीक है, कौन सी ध्वनि होती है? संयुक्त वर्ण होता है। चलिए अगला चलते हैं। हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? देखिए 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? अभी हमने आपको बताया कि क और स को मिलाने के बाद क्या बनता है? हमारा 6 बनता है। तो 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये क के बाद आ रहा है। ठीक है, क के बाद किसके बाद आता है? क के बाद आता है। 6 वर्ण किसके बाद आता है? 6 हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क वर्ण के बाद आता है। ठीक है, किसके बाद आता है? क्योंकि क और स को मिलाएंगे तभी 6 बनेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? क, तो क के बाद आएगा हमारा 6। ठीक है, अगला चलते हैं। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना? देखो ज्ञ ज और इ से बनेगा। क्या है? ज और इ, यहाँ पे ज इ, यहाँ ज इ, ज और न्य इ। देखो ए होगा कि बी होगा? तो हमें देखना है इसमें हमारा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ज के नीचे हलंत। संयुक्त वर्ण जो होते हैं 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, जिसमें पहला वर्ण जो होता है उसमें उसके नीचे आपको हलंत देखने को मिलेगा। ये भी ज और इ है, ये भी ज और इ है, बस फर्क यहाँ पे यहाँ नीचे हलंत है, और जिसमें हलंत होगा वही हमारा आंसर होगा। ज और इ को मिलाकर ज्ञ बनता है। संयुक्त वर्ण 4 होते हैं, छ, त्रंग, ज्ञ और स्र। ठीक है, ये 4 वर्ण होते हैं संयुक्त वर्ण, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अघोष वर्ण कौन सा होता है? अघोष वर्ण कौन सा होता है? चलिए बताइए। ऐसा वर्ण जिसको बोलने में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न ना हो, उस वर्ण को हम क्या बोलते हैं? अघोष वर्ण बोलते हैं। अघोष वर्ण कौन सा होता है? तो जल्दी बताइए। अघोष वर्ण हमारा होता है स। कौन सा है? स। इसको बोलने में हमारे जो स्वर तंत्रियों में होता है वह कंपन उत्पन्न नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण के दृष्टि से दंत नहीं है? मतलब जिसको हम बोलेंगे तो हमारी जीभ दांत पे नहीं टच करे। त टच कर रही, त थ द द भी, त थ द ध न। देखो त वर्ण के जितने भी त थ द ध न, ये सारे के सारे हमारे दंत वर्ण होते हैं, लेकिन ट वर्ग, ट हमारा दंत नहीं होता, ट हमारा मूर्धा या मूर्धन्य होता है, मूर्धा या मूर्धन्य होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अकारांत। उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत। जिन शब्दों के अंत में ई आता है उन्हें इकारांत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में बड़ा आता है उन्हें आकारांत कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अंत में निम्न में कौन स्वर नहीं है? चलिए इसमें बताना आपको स्वर कौन सा नहीं है। आ है, ए है, उ है कि या है? तो यहाँ देखिए इया स्वर नहीं है, क्योंकि आ ई उ ये लेके आ से लेके आहा तक के जो होते हैं वो हमारे स्वर 13, कुल 13 होते हैं, लेकिन मुख्य 11 स्वर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न में कौन ट वर्ग में नहीं आता है? देखो ट वर्ग में नहीं है। ट ठ ड ढ अड़ा, ये 5 बातें हैं, लेकिन जो हमारा घ आता है ये हमारा क वर्ग में आता है। किस में आता है? क वर्ग में। क ख ग घ। ठीक है, ये क वर्ग में आता है। ठीक है, कुल व्यंजन हमारे कितने होते हैं? कुल व्यंजन 39 होते हैं, लेकिन मुख्य व्यंजन 33 होते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। कुल स्वर हमारे 13 होते हैं, लेकिन मुख्य स्वर हमारे 11 होते हैं। इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आज हमारी जो वर्णमाला की क्लास थी वह कंप्लीट हुई। जो मुख्य क्वेश्चन बन सकते थे वर्णमाला को उसने हमने कराया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो हम लेके आएंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।